इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? 20 आएगा। इसकी वर्किंग कैसे हुई है? सबसे पहले ए में हमने स्टोर करा 10 की वैल्यू, फिर हमने स्टोर कर दिया ए के अंदर 20, और फिर जब हमने प्रिंट करवाया था वो 20 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट नहीं हुआ, 10 क्या हुआ? ओवरराइट हो गया, है ना। 10 की वैल्यू ओवरराइट हो गई है, यानी कि जब भी हम कोई एक नई वैल्यू डालते हैं तो पुरानी वैल्यू हट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस मेमोरी का एक ही है, एक ही ब्लॉक है, उसमें हम जो इंफॉर्मेशन डालेंगे वो पुरानी वैल्यू को हटा देगा। उस पुरानी वैल्यू में हम प्लस माइनस कोई भी अरिथमेटिक एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि उसी के अंदर दो वैल्यू डालना है। तो अगर हमें एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम एरेज का यूज करते हैं, एरेज का कंसेप्ट्स। तो इसकी एरे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब वेरिएबल जो हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल कैन होल्ड एनी वन लिटरल वैल्यूज, मतलब उसके अंदर एक ही वैल्यू आ सकती है एक बार में। इफ यू वांट टू स्टोर 100 डिफरेंट वैल्यूज, अगर तुम्हें 100 वैल्यूज स्टोर करनी है या एक से ज्यादा भी स्टोर करनी है, दो भी करनी है, तो यू हैव टू डिक्लेयर डिफरेंट वेरिएबल्स। 100 वैल्यूज के लिए 100 वेरिएबल्स होंगे, 5 वैल्यूज हैं तो 5 वेरिएबल्स होंगे, है ना। अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। लेकिन 100 में तो बहुत ही डिफिकल्ट है, 5 में तो हम कर भी लेंगे, लेकिन 100 है या फिर कई सारी जगह हमारे पास बल्क में वेरिएबल्स है, डेटा है, तो वो स्टोर करना कई सारे वेरिएबल्स को मुश्किल होता है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरेज। सी लैंग्वेज के अंदर क्या है कंसेप्ट? एरेज का कंसेप्ट है। तो एरेज में क्या करेंगे हम? एन एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कलेक्शन। एरे एक कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब जिसके अंदर कई सारी वैल्यूज आ सकती हैं। और ये किस चीज का कलेक्शन है? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम टाइप, सिमिलर एलिमेंट्स का कलेक्शन है ये। फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर, अगर हम एरे बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो वो इंटीजर टाइप का कलेक्शन बन जाएगा, जो कि जिसमें केवल इंटीजर के नंबर ही आएंगे, डेसिमल वैल्यूज नहीं आ सकती। लेकिन अगर हमें फ्लोट डेसिमल वैल्यूज चाहिए तो हम फ्लोट टाइप का बनाएंगे, तो वो सारे ही फ्लोट के हो जाएंगे। जैसे अगर हम 100 वैल्यूज का एरे बना रहे हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज सिमिलर टाइप की होंगी, सारी या तो इंटीजर होंगी या सारी ही फ्लोट होंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आधी हमने इंटीजर कर दी, आधी हम डेसिमल कर दें, या आधी हम कैरेक्टर टाइप कर दें। ऐसा हम नहीं कर सकते, सारी सिमिलर टाइप की ही होंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए एरे के लिए। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले एरेज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ये वाला, इसमें इस वाले प्रोग्राम में क्या है, जब हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे इंट ए। इंट क्या करता है? मेमोरी लोकेट करता है। तो ये व्हाइट वाली सपोज ये हमारी पूरी मेमोरी है, जो कि बहुत बड़ी मेमोरी हो सकती है, उसके अंदर हमने एक ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लिया। टर्बो में ये ब्लॉक का साइज होगा, इंटीजर है तो इसका साइज कितना होगा? नहीं, मेमोरी का साइज, वो तो उसकी वैल्यू है, वैल्यू की रेंज है। लेकिन मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा ये? 2 बाइट्स या 16 बिट्स। मुझे 32,000 कह रहे हो, वो क्या है? 2 की पावर 15 है ना वो। तो 2 की पावर 15 का मतलब हो गया 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब 1 बिट साइन के लिए होती है और बाकी की 15 वैल्यूज के लिए होती है। तो इसकी जो मेमोरी में एलोकेट करेगा वो 2 बाइट का ऑक्यूपाई करेगा टर्बो। अगर हम टर्बो प्लस C++ के सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू अलग हो, तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी आएंगे बाद में। तो ये हमारा 2 बाइट्स का ब्लॉक है जिसका नाम क्या है? A, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या स्टोर कर रखी है? 10। जैसे ही वो थर्ड लाइन पे आएगा तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी? हट जाएगी। वैसे ही मैंने अभी तो हटाया, लेकिन वो मेमोरी में से हट जाएगा पूरा ही, और इसकी जगह क्या आ जाएगी? इसकी जगह आ जाएगी 20 की 20 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही ब्लॉक है इसके अंदर तो। लेकिन अभी हमने एरे का जो कंसेप्ट पढ़ा, एरे का जो ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, ये क्या है? ये कहता है कि कई सारी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। और जैसे एरे में क्या होगा, ये हमारी मेमोरी है, इसके अंदर कई सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे और वो हर ब्लॉक पार्टीशन होता है, अलग अलग डिवाइड होगा। कितने भी ब्लॉक्स बन सकते हैं, कितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं कई सारे, क्योंकि हम कई सारे नंबर स्टोर कर रहे हैं। जैसे अगर हम 100 नंबर ही स्टोर कर रहे हैं
तो पहला नंबर मान लो ये हमारा फर्स्ट ये वैल्यू हो गई कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू, मैंने 12 लिख दिया, और इसके अंदर जो मतलब ऐसे ही सो ऑन सबके अंदर वैल्यू आएंगी, और ये हमारी लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू मान लो मैंने 50 लिख दी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम करके कई सारी ब्लॉक्स के अंदर सबके अंदर वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं 100 ब्लॉक बना रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस ही होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे मेमोरी में ये 2 बाइट तो ले रहा है, लेकिन इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 1024 ले लिया। मेमोरी का एड्रेस हम प्रिंट करवा के देख सकते हैं? नहीं देखा अभी अब तक ने। तो एक बार देखते हैं इसको। जैसे सपोज करो सेम वही वाला प्रोग्राम मैंने बनाया, int a इक्वल्स टू 10, एक ही लाइन में मैंने डिक्लेयर कर दिया उसको। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो क्या लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू %d कॉमा a, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसका मेमोरी का एड्रेस प्रिंट करवाना है तो वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाते हैं, एड्रेस ऑफ a इक्वल्स टू %u लिख लेते हैं। u मतलब अनअसाइंड, जिसमें कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, और एड्रेस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और यहाँ पे हमने लगा दिया एंड डिनोट करता है एड्रेस को, जो हम स्कैनफ में भी यूज करते हैं। तो ये एंड का मतलब एड्रेस है, तो a की वैल्यू पहले प्रिंट हो रही थी, लेकिन इस बार हमने a का एड्रेस प्रिंट करवा दिया। तो चेक करके देख रहे हैं, तो a की वैल्यू 10, एड्रेस 65,524, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे हमेशा यही आएगा। अगर मान लो मैंने b एक और वेरिएबल लिया, एड्रेस ऑफ b एंड a एंड b, a की वैल्यू और b की वैल्यू भी हम प्रिंट करवा रहे हैं 2 बार, तो 2 बार %u, और यहाँ पे हमने लगा दिया b। तो दोनों का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, भले ही हमने b के अंदर कोई वैल्यू डाली है या नहीं डाली, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 2 ब्लॉक्स ले रखे हैं। तो 65, 655, 24 और 23 हो सकता है a के पास हो 2 ब्लॉक्स, लेकिन इसने कितने लिए, b ने 22 और इसने 21 लिया होगा, 2 ब्लॉक्स ले लिए इसने, ठीक है। तो हमने ये वाला जो लाइन पढ़ा था फर्स्ट वाला, इसका मतलब यही है कि ये कंटिन्यूअस ब्लॉक लेगा। अगर मान लो एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी 1050, पहले वाले ब्लॉक का साइज क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है, 1050 है, तो दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे ब्लॉक का साइज कितना होगा, 1052, 2 का डिफरेंस होगा, या तो 2 कम होगा या 2 ज्यादा होगा, है ना। अगले ब्लॉक का 54 मतलब 1054, है ना, अगले का 2 बढ़ता जाएगा। तो इसी चीज को बोल रहे हैं हम कंटिन्यूअस मेमोरी। अगर ये टोटल 100 है तो ये ले रहा था एक ब्लॉक 2 बाइट्स, अगर ये 100 ब्लॉक्स हैं तो ये कितना हो गया टोटल बाइट्स, 200, तो ये मेमोरी लेगा 200 बाइट्स। क्लियर हुआ। लेकिन ये सब चीजें इंटरनल हैं, कहीं पे भी हमें दिखेंगी नहीं। जैसे कि इसका भी एक मेमोरी का एड्रेस था, वो अब तक हमने प्रिंट नहीं करवाया था, और भी तब भी हम उसको यूज कर पा रहे थे। तो ये सब चीजें इंटरनल है, बस ये है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसकी इंटरनल वर्किंग है वो पता लगाने के लिए हमने ये पढ़ा है, लेकिन ये कहीं पे भी हमें दिखेगा नहीं। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज तो कर ही सकते हैं, विच कैन बी रेफर्ड बाय सिंगल नेम, मतलब एक ही नाम से रेफर होंगे। जैसे ये इसका नाम क्या था, ए था, अगर हम इसका भी कुछ भी नाम ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, मान लो एरे हमने बी के नाम से बना दिया, या यहाँ पे हम मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं, या एज ले लेते हैं, चलो सबकी एज स्टोर कर रहे हैं, तो एज के लिए यहाँ पे हम इन सारे ब्लॉक्स को डिनोट एज से ही करेंगे, एक ही नाम होगा सारे ब्लॉक्स को डिनोट करने के लिए। तो एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विच कैन बी रेफर्ड बाय सिंगल नेम, एक ही नाम से रेफर्ड होंगे, फॉलोड बाय इंडेक्स नंबर आएगा यहाँ पे, फॉलोड बाय इंडेक्स नंबर भी है यहाँ पे, है ना। तो इंडेक्स नंबर होगा, जैसे हमने एज लिया ना, पहले की एज इनपुट प्रिंट करवानी है, तो हम प्रिंट के लिए कैसे लिखेंगे, प्रिंट %d कॉमा एज नहीं लिखेंगे, उसके आगे नंबर लिख देंगे। तो इसका नंबर क्या है, पहला नंबर है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज 1 लिख देंगे, तो इससे ये क्या प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई थी कि ये जो इंडेक्स है इसको हम डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है हमने, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करते हैं एरेज को, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में
तीनों टाइप्स के ब्रैकेट्स यूज होते हैं। एक सिंपल ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो 9 और 0 के ऊपर है, जो कि फंक्शन सी में सिंपल ब्रैकेट किसको डिनोट करते हैं? फंक्शन को, ठीक है, जहां पे हम फंक्शंस बना रहे हैं, मेन के आगे बनाते हैं, तो मेन क्या है? फंक्शन है ना। और कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज होते हैं इसमें। कर्ली ब्रैकेट्स डिनोट क्या करते हैं? लाइक कहाँ से कहाँ तक चलना है, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए या उसका स्कोप डिफाइन करने के लिए। जैसे लूप के अंदर लगाया था, तो लूप का स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, उसका स्कोप कहां से कहां तक है। मेन में भी लगाया था हमने, मेन स्टार्ट कहां से हुआ, एंड क्या है। स्कोप डिफाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं एरेज के लिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एरेज ही है सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? एरे इंडेक्स इज अ नंबर। ये जो हमने इसका अंदर लिखा है, इसको क्या कह रहे हैं हम? इंडेक्स। और इंडेक्स क्या होगा? हमेशा नंबर ही होगा। ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, लेकिन ये कह रहा है कि जो पहले का नंबर है वो क्या होगा? 0 होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो पहले अगर हमें नंबर प्रिंट करवाना है तो हमें 0 लिखना होगा, विच विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। अगले का 1 1 1 ऐसे, मतलब एक एक बढ़ता जाएगा। तो पहले का 0, अगले का 1 2 3 सो ऑन बढ़ता जाएगा। अगर 100 लिए हमने साइज, तो लास्ट वाले का क्या होगा? 99। टिल मैक्सिमम स्पेसिफाइड एरे साइज। एरे इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 से शुरू होंगे। लेकिन कई लैंग्वेजेस ऐसी आ चुकी हैं जिसमें नेगेटिव यूज हो रही है। पाइथन में नेगेटिव हो रहे हैं, जावा में भी नेगेटिव अब आ गए हैं। जावा के जो नए वर्जन्स हैं उसमें नेगेटिव शुरू हो चुका है। तो हो सकता है कि सी के आने वाले कुछ वर्जन्स में कुछ चेंजेस हो और नेगेटिव यूज होने लगे। लेकिन सी लैंग्वेज में अभी के लिए नेगेटिव वैल्यू अगर हम देंगे तो वो एरर देगा। एन एरे कैन बी इंटीजर। एरे के अंदर जो वैल्यू है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, है ना। ये 3 डेटा टाइप्स ही हमने पढ़ रखे हैं, तो तीनों को कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। टाइप कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एट द डिक्लेरेशन टाइम। और इनको हमें इनिशियलाइज करना है एक ही बार। तो जब हम लिखते हैं, जैसे इसके लिए हमने क्या लिखा था, इसको इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल इंट ए। लेकिन अगर हमें एज को इनिशियलाइज करना है ऊपर, यानी कि मेमोरी लोकेट करवानी है, तो कैसे लिखेंगे? इंट एज और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि कितना वैल्यू इसके अंदर हमें स्टोर करनी है। 100 वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमने यहाँ पे 100 लगा दिया। 5 लगाएंगे तो 5 वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो पहले वाले का नाम क्या होगा? एज, मतलब पहले वाले का जो साइज, वो नंबर नाम होगा वो होगा एज 0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एज 1 एज 2, ऐसे ऐसे हम यूज करेंगे। तो ये है एरे का रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम 1D बोल रहे हैं। और हर ब्लॉक का जो इंडेक्स नंबर होगा वो ऐसे चलता जाएगा टिल 99, ठीक है। जितना भी हमने स्टोर किया, अगर हमने 10 ही किया है तो 0 to 9 होगा। तो 1D एरे को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक ही रो से करते हैं, इसीलिए इस एरे को 1D एरे भी बोला जाता है। 1D मतलब एक ही डायमेंशन में। जो मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे हमने 100 लिखी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कोई लिमिट नहीं है, 1000 5000 कितना भी लिखो। आपके पास मेमोरी होनी चाहिए इतनी कंप्यूटर के अंदर, तो आप कितने भी डेटा को स्टोर करवा सकते हो। भाई मेमोरी के अंदर हम कितनी इमेजेस डाल सकते हैं? जितनी हमारे पास मेमोरी का स्पेस है ना। तो वैसे ही नंबर्स कितने डाल सकते हैं हम एरे में? जितना हमारे पास स्टोरेज एरिया है। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जैसे इंट की एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है, लेकिन इसमें एरे का कोई मैक्सिमम लिमिट रेंज नहीं होती। कितने भी नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही डायमेंशन में बढ़ेगी, जिसको हम 1D बोलते हैं। स्टार्ट एक ही रो, एक ही तरफ बढ़ेगी, एक ही रो है इसके अंदर, रो एक ही है, मल्टीपल कॉलम्स है। तो ये 1D एरे है। जिस तरह से 1D एरे होता है उसी तरह से 2D एरे भी होते हैं। 2D में रोज भी मल्टीपल है, कॉलम्स तो है ही मल्टीपल। एरे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। एरे को जब हम डिक्लेरेशन मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं इंट ए, है ना। जैसे अगर हमने लिखा किसी भी नंबर को इंट ए, तो ये क्या हुआ? डिक्लेयर हुआ, ये हमने वैल्यू को डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी, इनिशियलाइज कर दी, स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। तो स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। और डिक्लेरेशन मतलब हम उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि कंपाइलर को बता रहे हैं कि वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल। तो यहाँ पे हम एरे को कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं? तो जैसे हमने एरे को अभी यूज किया था, तो कैसे लिखा था हमने? इंट ए और साइज लिख दिया था 10।
तो अगर हमें 10 नंबर को इनिशियलाइज करना है तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू करके और उसकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिख देंगे, 10 वैल्यूज, ठीक है, 10 वैल्यूज लिखते जाएंगे। और इसमें जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें साइज देने की जरूरत नहीं है, मतलब दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास, कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। कैन डिफाइन विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज, और ये डिक्लेरेशन मतलब दोनों ही सेम है, दोनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन साइज तभी हमें खाली छोड़ना है इसको जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो यहाँ पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, तब हमें फिर वैल्यूज को डिफाइन करनी होगी, क्योंकि कंपाइलर को ये पता चल गया ना कि इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो अपने आप ही उसने ब्लॉक्स बना लिए। लेकिन उसने जब हमने सीधा लिखा इंट ए और यहाँ पे, तो उसको पता ही नहीं कि कितनी वैल्यूज हैं, कितने का ब्लॉक बनाऊं, मेमोरी में कितना ब्लॉक लूं, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में 1 2 3, तो उसको पता है कि 3 नंबर है, 3 ब्लॉक बनाने हैं, तो इसमें साइज हम यहाँ पे नहीं दे सकते। तो एक तरीका ये भी है एरे को डिक्लेयर करने का। तो यहाँ पे वही प्रोग्राम दिखाया हुआ है, ऐसे हमने इसको यूज किया और फिर इसको वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। एडवांटेजेस क्या है एरेज के, कोड ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले लिखा है कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि लेस कोड टू एक्सेस द डेटा। हमने जब प्रिंट करवाया था स्कैनएफ और प्रिंटएफ, एक ही बार लिखा और उसको लूप में डाल दिया, यही चीज एरे से ही हम उसको छोटा कर सकते हैं। विदाउट एरे होता तो हमें लिखना ही पड़ता, तो एरे हमारा कोड ऑप्टिमाइज हुआ, यानी कि कोड कम हो गया। इजी टू एक्सेस डेटा, एक्सेस करने में आसानी हुई है। अभी तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम 100 नंबर्स स्टोर करवा रहे हैं और उसमें से हमें कोई सर्च करना है तो सर्चिंग भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ट्रैवर्स का मतलब होता है उनकी वैल्यूज को रिट्रीव करना, चेक करना। तो बाय यूजिंग लूप वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट्स ऑफ एरे इजीली हम उसको वैल्यू को रिट्रीव करवा सकते हैं। थर्ड लिखा हुआ है इजी टू सॉर्ट डेटा, सॉर्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। हमने 100 नंबर्स डाल दिए, सबकी एज डाल दी, लेकिन हमें देखना है कि सबसे छोटी कम एज किसकी है, फिर उसकी ज्यादा किसकी है, मतलब उनको अरेंज करना है। तो अरेंज भी हम इजीली कर सकते हैं एरेज में। टू सॉर्ट एलिमेंट्स इन एरे वी नीड, मतलब थोड़ी सी लाइन से ही हम यूज करेंगे, तो हमारा एरेज का जो सॉर्टिंग वाला कंसेप्ट है वो आगे आएगा। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि कहीं से भी हम बीच में से उठा सकते हैं वैल्यू। ऐसे नहीं कि वो उसके अंदर 100 एजेस हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर एज पे जाना है, 50 कहाँ लिखा है एज, 50 एज किसकी है, ऐसे अगर हमें सर्च करना है तो हम इजीली रैंडमली सर्च कर सकते हैं बीच में से भी। ऐसे कई होते हैं कि सीक्वेंशियली सर्च करना होता है, लेकिन वो एरे हमारे रैंडम होते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या, फिक्स्ड साइज, जैसे कि हम बता रहे थे कि एरे साइज ऑफ एरे कैन नॉट ग्रो डायनामिकली। अगर हमने 100 स्टोर कर लिए और फिर बाद में लगता है हमें कि उसकी वैल्यूज को बढ़ाना है, तो हम उसकी वैल्यूज को बढ़ा नहीं सकते रन टाइम पे। जब यूजर रन कर रहा है प्रोग्राम को तो उसने 100 तो लिख दी, लेकिन अब यूजर चाहेगा कि मेरे को और डेटा इनपुट करवाना है, तो वो स्टोर नहीं करवा सकता, क्योंकि वो तो फिर प्रोग्राम के थ्रू ही मॉडिफाई होगा, यूजर के एंड पे नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम का ये जो एरे का साइज होता है वो स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता, फिक्स्ड होता है। और इसमें क्या है डिसएडवांटेज, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी। जैसे कई बार हम एग्जांपल लेते हैं स्कूल के सब्जेक्ट्स का, बोर्ड में 12th में सबके 5 सब्जेक्ट मान लेते हैं, 5 सब्जेक्ट है सबके, लेकिन किसी में जैसे मान लो ज़्यादा सब्जेक्ट है, किसी के 6 भी हैं, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस 3 स्ट्रीम है, तो आर्ट्स में मान लेते हैं 6 सब्जेक्ट हैं, बाकी सब में 5-5 है। तो अगर हमें सबका डेटा बनाना है, हमने तो कॉमन बनाना है सबके लिए, तो हमने ये देखना है कि मैक्सिमम कितना है, आर्ट्स के 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 ही का ही हमें डेटा लेना होगा। लेकिन जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो 5 डेटा डालेंगे, तो वो जो छठा वैल्यू होगी वो अनयूज्ड होगी, यानी कि वेस्ट हो रही है। हमें बनाना सबका सेम ही पड़ेगा, लेकिन तो वो वेस्ट होगी। अगर किसी के 7 सब्जेक्ट हैं, कई बार स्टूडेंट्स एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट्स में वो स्टोर करने होंगे, मान लो 2 एडिशनल सब्जेक्ट है, तो उसको 7 ब्लॉक लेने होंगे। तो अगर हमने 7 ब्लॉक एक का बनाया है तो सबका 7 ब्लॉक ही बनाने पड़ेंगे एरे के केस में। इसलिए एरे को रेक्टेंगुलर शेप भी बोला जाता है, कि जो एरे की शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है ना, फिक्स्ड साइज होती है। जैसे अगर हमने कई मल्टीपल डेटा स्टोर कर रखे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए डेटा बनाया है, तो वो फिक्स्ड साइज ही रहेगा। उसके 7 रिकॉर्ड्स हैं तो दूसरे के भी 7 सब्जेक्ट्स ही होंगे, तीसरे के भी 7 ही होंगे। तो उससे क्या होगा कि जिसके कम सब्जेक्ट है उसकी मेमोरी वेस्ट जाएगी, अनयूज होगी, है ना। तो इसीलिए इसका ड्रॉबैक ये है कि ये मेमोरी को वेस्ट
ज़्यादा करता है। If you like the video, do not forget to hit like and subscribe button. Also comment for any doubt and suggestions. Thank you for watching this video.